नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। जी। हमें एक दस्तावेज मिला है, डॉक्टर रामगिरी अ लिविंग लेजेंड्स जर्नी थ्रू टाइम। हाँ। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रामगिरी की। डॉक्टर रामगिरी जी, आयुर्वेद रत्न। हाँ, आयुर्वेद रत्न। हमारा मकसद सिर्फ उनकी कहानी जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पाथड़ी से निकले वो। जी, अकोला जिले में। हाँ, और एक साधारण वन रक्षक की नौकरी से शुरुआत की। बिल्कुल। और फिर वो भारत के औषधीय पौधों के ज्ञान के इतने बड़े प्रतीक कैसे बन गए। मतलब ये सफर कैसे तय हुआ। सही बात है। और ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। अच्छा। ये दस्तावेज असल में कई परतें खोलता है, जैसे पारंपरिक ज्ञान की क्या अहमियत है, जुनून की क्या ताकत होती है, और कैसे कोई इंसान औपचारिक पढ़ाई की सीमाओं को पार कर सकता है। सही। और हाँ, उस ज्ञान को बचाने की कहानी भी है जो शायद हमेशा के लिए खो जाता अगर वो न होते। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। 10 जुलाई 1953, महाराष्ट्र का अकोला जिला, पाथर्डी गांव। हाँ, पाथर्डी गांव। यहीं डॉक्टर रामगिरी का जन्म हुआ। दस्तावेज कहता है बचपन बहुत सादा था। सामान्य बचपन। लेकिन अंदर ज्ञान की एक अलग ही प्यास थी, एक ललक थी। और दिलचस्प बात यह है कि जहां दूसरे बच्चे खेलते थे खिलौनों वगैरह से, हाँ, वहीं रामगिरी अपने आसपास के पेड़ पौधों की दुनिया में ही मगन रहते थे। प्रकृति से जुड़ाव बचपन से ही था। उनकी पढ़ाई, औपचारिक पढ़ाई, वो तो सिर्फ बीए तक हुई जी। पर जैसा दस्तावेज बताता है, उनकी असली यूनिवर्सिटी तो महाराष्ट्र के वो घने जंगल थे। बिल्कुल, असली ज्ञान तो वहीं से मिला। गांव वालों ने भी बचपन में ही ये चीज देख ली थी, पहचान लिया था। हाँ, वो ऐसे ऐसे पौधे पहचान लेते थे जो गांव के बड़े बुजुर्ग किसान भी नहीं जानते थे। अरे वाह। और उनकी याददाश्त, दस्तावेज कहता है फोटोग्राफिक मेमोरी की। कमाल है। पत्तों का आकार, जड़ें, फूल। हाँ, और सबसे जरूरी उनके औषधीय गुण, सब कुछ जैसे दिमाग में छप जाता था। उनकी दादी का भी जिक्र है। वो कहती थी कि ये लड़का अलग है, लगता है पेड़ पौधों से बातें करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये जो शुरुआती जिंदगी का ब्यौरा है ना, हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात सामने लाता है। हम अक्सर ज्ञान को डिग्री, सर्टिफिकेट से ही जोड़ते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ देखिए, प्रकृति से सीधा जुड़ाव, गहरी दिलचस्पी और वो पैनी नजर, ये ज्ञान का कितना शक्तिशाली जरिया बन गया। दिखाता है कि जमीनी अनुभव और जुनून वो किताबी ज्ञान से कहीं आगे निकल सकता है। और इसी जुनून ने उन्हें रास्ता भी दिखाया। 1977 में 24 साल के थे वो। जी। महाराष्ट्र वन विभाग में वन रक्षक की नौकरी शुरू की। दस्तावेज साफ कहता है सबसे निचला पद था। हाँ, फॉरेस्ट गार्ड। तनख्वाह भी मामूली, बिल्कुल। लेकिन उनके लिए ये नौकरी नहीं थी, ये तो जैसे उनके मिशन का दरवाजा खुल गया था। प्रकृति के रहस्यों को और पास से जानने का मौका। हाँ, उनके साथ काम करने वाले भी हैरान थे। जाहिर है। सोचिए, एक ऐसा साथी जो जंगल में जाए और बिना किताब देखे सैकड़ों पौधे पहचान ले। पलक झपकते। हाँ, जहाँ दूसरे लोग भारी भरकम किताबें लेकर घूमते थे, संदर्भ पुस्तकें, वहीं रामगिरी का दिमाग ही काफी था। एक चलता फिरता जीता जागता वानस्पतिक विश्वकोश। क्या बात है। जंगल उनका क्लासरूम बन गया और पेड़ उनके टीचर। दस्तावेज में इस बात पर जोर है कि वो रोज घने जंगलों में जाते थे, सिर्फ ड्यूटी के लिए नहीं, सीखने के लिए, बल्कि प्रकृति की वो भाषा सुनने समझने जिसमें सदियों के राज थे। जी। फिर आया 1983। ये साल अहम था। पहली बड़ी पहचान मिली। हाँ, 17 मई तत्कालीन कैबिनेट मंत्री श्री स्वरूप सिंह नाइक ने खुद उन्हें सम्मानित किया, स्वर्ण और रजत पदक दिए। दस्तावेज उस पल का जिक्र करता है जब वो पदक उनके हाथों में आए ना। जी। वो हाथ जिन्होंने हजारों औषधीय पौधे परखे थे। जी। तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। स्वाभाविक है। कहते हैं गांव में तो ऐसा जश्न मना जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। अरे वाह। ये सम्मान बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था। अच्छा। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर भले ही पद छोटा हो, अगर काम असाधारण है तो पहचान मिलती है। हाँ, ये बात तो है। और ऐसी पहचान अक्सर इंसान को अपने काम के लिए और भी ज्यादा समर्पित बना देती है। प्रेरणा मिलती है, बिल्कुल। दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनती है। और ये पहचान का सिलसिला रुका नहीं, बिल्कुल नहीं। इस अनोखे वन रक्षक की शोहरत तेजी से फैली, जंगल की आग की तरह। नागपुर, अमरावती, मराठवाड़ा, पुणे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय उन्हें लेक्चर के लिए बुलाने लगे। सोचिए जरा, एक फॉरेस्ट गार्ड विश्वविद्यालयों में लेक्चर दे रहा है। एक पुल जैसा बन रहा था। आमतौर पर यूनिवर्सिटीज डिग्री वालों को ही मंच देती हैं,
लेकिन यहाँ जमीनी विशेषज्ञता को महत्व दिया जा रहा था। उनके ज्ञान की गहराई का सबूत था ये। बिल्कुल। नागपुर यूनिवर्सिटी में उनका पहला लेक्चर तो एक घटना बन गया। हाँ, सुना है। दस्तावेज के मुताबिक 500 BA-MS के छात्र थे हॉल में, आयुर्वेदिक, मेडिसिन एंड सर्जरी वाले जी। और वहां रामगिरी घंटों तक बोलते रहे बिना किसी नोट के, बिना किताब के। कमाल है। 370 अलग अलग औषधियों पौधों के बारे में बताया, सिर्फ नाम नहीं, कहानी के साथ। हाँ, हर पौधे से जुड़ी कहानी, उसके उपयोग, बनाने के तरीके, पीढ़ियों का ज्ञान, सब कुछ सामने रख दिया, जैसे पौधों को जिंदा कर दिया हो। वाह। छात्र इतने प्रभावित हुए कि उन्हें साक्षात वनस्पति देवता कहने लगे, द लिविंग गॉड ऑफ प्लांट्स। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। और प्रोफेसर भी, जो पहले शायद हिचक रहे थे कि बिना डिग्री वाले को बुलाएं या नहीं, जी, वो भी उनके ज्ञान के कायल हो गए, सबसे बड़े प्रशंसक बन गए। होता है, जब असली ज्ञान सामने आता है तो डिग्री पीछे रह जाती है। फिर आया 1993, एक और मील का पत्थर। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। हाँ, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री श्री कमलनाथ ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया, रजत पदक भी। बहुत बड़ी उपलब्धि। ये राष्ट्रीय स्वीकृति थी उनके काम की। जी। लेकिन शायद सबसे यादगार पल, सबसे भावुक पल वो 1998 में नासिक में आया, जब श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने सम्मानित किया। हाँ, वही चिपको आंदोलन वाले, जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए खुद को उनसे चिपका लिया था। महान पर्यावरणविद। मंच पर प्रकृति के 2 सिपाही थे, अलग अलग पीढ़ी के, पर मकसद एक। दस्तावेज श्री बहुगुणा के शब्द बताता है। उन्होंने नम आंखों से कहा, आपने जो काम किया है वो हजारों किताबों से ज्यादा कीमती है। ओहो, ये शब्द सोचिए जरा, रामगिरी जी के लिए इनका क्या मतलब होगा। बिल्कुल, बहुगुणा जी जैसे व्यक्ति से ऐसी प्रशंसा मिलना, ये डॉक्टर गिरी के काम के गहरे पर्यावरणीय महत्व को दिखाता है। हाँ। ये सिर्फ पौधों की पहचान या दवाइयों तक की बात नहीं थी। हाँ। ये प्रकृति संरक्षण के उस बड़े आंदोलन का हिस्सा था। सही। और ये यात्रा देखिए, यूनिवर्सिटीज, फिर राष्ट्रीय पुरस्कार, फिर बहुगुणा जी का सम्मान। ये दिखाता है कैसे जमीनी ज्ञान धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचता है, मान्यता पाता है। लेकिन समय के साथ डॉक्टर गिरी ने एक चिंताजनक चीज देखी। दस्तावेज में इसका जिक्र है। क्या? उन्होंने महसूस किया कि ये जो पारंपरिक ज्ञान है ना, हाँ, ये खुद पौधों से भी ज्यादा तेजी से खत्म हो रहा है। ओह, ये तो गंभीर बात है। पुराने आदिवासी वैद्य जो इस ज्ञान के भंडार थे, वो गुजर रहे थे, और उनके साथ सदियों का अनुभव भी जा रहा था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जंगल कट रहे थे, शहर बन रहे थे, तो दुर्लभ औषधीय पौधे भी गायब हो रहे थे। हाँ, मतलब दोहरा खतरा था। हाँ। इसी एहसास ने उन्हें शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने पर मजबूर किया। क्या था वो? उन्होंने तय किया कि इस ज्ञान को दर्ज करना होगा, किसी तरह बचाना होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। सही सोचा। और उन्होंने तरीका भी बड़ा अनोखा अपनाया उस जमाने के हिसाब से। क्या किया उन्होंने? पूरे महाराष्ट्र में घूमे, चंद्रपुर से कोल्हापुर, ठाणे से यवतमाल, और 41 ऑडियो वीडियो सीडी तैयार की। ऑडियो वीडियो सीडी उस समय में? हाँ, जिनमें राज्य की औषधीय पौधों की पूरी विरासत दर्ज की। ये तो बहुत दूर की सोच थी। उस दौर में डिजिटल तकनीक नई ही थी। ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल करना कमाल है। हर सीडी एक खजाने जैसी थी। ये सिर्फ जानकारी दर्ज करना नहीं था, ये उस ज्ञान के पूरे माहौल को, उसके सांस्कृतिक संदर्भ को सहेजने जैसा था। हाँ, पौधों को उनके असली माहौल में दिखाना, उनके गुण समझाना, बनाने की विधि दिखाना, और सबसे अहम, वो आदिवासी ज्ञान रिकॉर्ड करना जो कभी लिखा ही नहीं गया था। उनको मौखिक परंपरा से निकालकर एक स्थायी रूप देना। बिल्कुल। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस काम की कीमत समझी। अच्छा। दस्तावेज बताता है कि उन्हें 4 स्पेशल वेतन वृद्धि दी गई। 4? ये तो अभूतपूर्व है। हाँ, ये दिखाता है कि सरकार उनकी योगदान को कितना अहम मानती थी, उनके सामान्य काम से कहीं बढ़कर। मानना ही चाहिए था। फिर आया 2002। ये साल तो उनके लिए स्वर्ण वर्ष ही था। क्या हुआ था? 14 जुलाई मुंबई में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख ने खुद उनके गले में स्वर्ण पदक पहनाया। अरे वाह, मुख्यमंत्री ने खुद? और उसी साल बाद में भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन उपयोगिता पुरस्कार दिया, साथ में 10,000 रुपए नकद भी। सम्मानों की झड़ी लग गई। ये उनके दशकों के समर्पण का जैसे शिखर था। जी। और ये सम्मान सिर्फ उनके व्यक्तिगत जुनून का नतीजा नहीं थे, तो ये उस बदलते माहौल को भी दिखाते हैं जहां भारत में पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को महत्व दिया जाने लगा था। हाँ, ये भी है। एक संकेत था कि देश अपनी जड़ों से जुड़े ज्ञान की कीमत समझ रहा है और उसे सहेजने वालों को सम्मान दे रहा है। फिर 29 साल की सेवा के बाद 2007 में डॉक्टर गिरी ने रिटायरमेंट ले लिया।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। राजपत्रित वन रेंज अधिकारी के पद से। हाँ, लेकिन उनके लिए रिटायरमेंट का मतलब आराम करना नहीं था। नहीं, उनके लिए तो ये एक नया अध्याय था। बिल्कुल, ज्ञान को और ज्यादा आजादी से और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का। तो उन्होंने क्या किया? वो महाराष्ट्र वन प्रशिक्षण महाविद्यालय चिखलदरा के प्रमुख बन गए। अच्छा, प्रिंसिपल। हाँ, वहाँ भविष्य के वन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी। लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका वो भी अलग होगा। हाँ, दस्तावेज कहता है किताबी ज्ञान कम, फील्ड विजिट ज्यादा। प्रैक्टिकल नॉलेज। छात्रों को सीधे जंगल में ले जाते, पेड़ों के बीच खड़े होकर लेक्चर देते, और उनके लेक्चर जैसे विज्ञान, कविता और अध्यात्म का संगम होते थे। वाह, ये हुई ना बात। उनका मिशन सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं रोका। नहीं, पूरे भारत में 3000 से ज्यादा लेक्चर दिए उन्होंने। 3000? सोचिए कितना व्यापक असर। हाँ, नागपुर और पुणे से आकाशवाणी पर भी कार्यक्रम किए। उनकी आवाज लाखों घरों तक पहुंची। इससे तो आम लोगों तक भी ये ज्ञान पहुंचा होगा। बिल्कुल, जटिल वानस्पतिक ज्ञान को सरल बना दिया सबके लिए। रिटायरमेंट के बाद ज्ञान का ये फैलाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि उनका मिशन किसी नौकरी या पद का मोहताज नहीं था। ये तो अंदर की आवाज थी, ज्ञान बांटने की। सही। उन्होंने पक्का किया कि जो उन्होंने सीखा, सहेजा, वो सिर्फ कुछ विशेषज्ञों तक न रह जाए बल्कि आम लोगों तक पहुंचे। और आज भी 2025 में 72 साल की उम्र में 72। हाँ, जब ज्यादातर लोग आराम करते हैं, डॉक्टर रामगिरी उसी जोश और जुनून से लगे हुए हैं। कमाल की ऊर्जा है। छात्र, रिसर्चर, आयुर्वेदिक डॉक्टर सब आज भी उनसे सलाह लेने आते हैं। उनका घर परथवाड़ा के पास विट्ठलवाड़ी में, वो तो जैसे एक तीर्थ बन गया है प्रकृति प्रेमियों के लिए। एक जीता जागता संस्थान। उन्हें औषधीय पौधों का मानव एआई कहा गया है। ये शब्द मुझे बड़ा सटीक लगा। मानव एआई। हाँ, ये उपमा वाकई बहुत गहरी है ना? एक ऐसा एक्सपर्ट जिसका ज्ञान किसी कंप्यूटर प्रोग्राम से नहीं बल्कि दशकों के जमीनी अनुभव से, अनगिनत घंटों के अवलोकन से, प्रकृति के साथ गहरे रिश्ते से बना है। बिल्कुल, इसे कोई मशीन कॉपी नहीं कर सकती। ये वो सहज ज्ञान है जो सिर्फ जानकारी जमा करने से नहीं आता, उसे जीने से, महसूस करने से आता है। और अब वो अपने इस विशाल ज्ञान को किताब की शक्ल दे रहे हैं। अच्छा, कौन सी किताब? विदर्भातील औषधीय वनस्पति व त्यांचं उपयोग, मतलब विदर्भ के औषधीय पौधे और उनके उपयोग। दस्तावेज कहता है ये उनकी मैग्नम ओपस साबित हो सकती है। निस्संदेह ये किताब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल खजाना होगी, खासकर उस इलाके के लिए जिस पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो डॉक्टर रामगिरी की इस पूरी यात्रा को देखें, इस दस्तावेज को समझें, तो क्या खास बातें या संदेश उभरते हैं? कई जरूरी संदेश हैं। पहला तो यही कि जुनून की ताकत क्या होती है। हाँ, वो औपचारिक शिक्षा की कमी को भी पूरा कर सकती है। उनकी यात्रा ने बड़ी बड़ी संस्थाओं को भी उनके ज्ञान का लोहा मानने था मजबूर किया। ये दिखाता है कि पारंपरिक ज्ञान को कैसे मान्यता मिल सकती है। बिल्कुल। दूसरा, पारंपरिक और सांस्कृतिक ज्ञान को बचाने की जरूरत कितनी ज्यादा है। तात्कालिकता है। हाँ, उनका जीवन एक चेतावनी भी है कि ये ज्ञान कितनी तेजी से गायब हो रहा है। उनके दस्तावेज बनाने के तरीके, खासकर ऑडियो वीडियो, वो उस समय के हिसाब से बहुत नए थे और ज्ञान को उसके पूरे संदर्भ के साथ बचाने में मददगार रहे। तीसरा संदेश, निस्वार्थ सेवा। इतना सम्मान मिला, पहचान मिली जी, लेकिन दस्तावेज कहता है उन्होंने अपने ज्ञान को कभी बेचा नहीं। हाँ, व्यावसायीकरण नहीं किया, उसे मुफ्त में बांटा। ये आज के जमाने में बहुत बड़ी बात है, दुर्लभ गुण है। चौथा, वो जैसे प्राचीन ज्ञान और आज की दुनिया के बीच एक पुल है। सही कहा। वो सिर्फ पुरानी बातें दोहराते नहीं, उसे आज के लोगों के लिए जरूरी और समझने लायक बनाते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, रेडियो पर बोलना, ये सब उसी पुल का हिस्सा है। जी, और आखिर में, जैसा आपने कहा, उम्र बस एक नंबर है, अगर जुनून और मकसद हो तो। बिल्कुल। 72 की उम्र में भी उनकी सक्रियता, उनका समर्पण प्रेरणा देता है। उनकी कहानी याद दिलाती है कि विशेषज्ञता सिर्फ लैब या लाइब्रेरी में नहीं होती, वो हमारे आसपास के जंगलों में, हमारे समुदायों में भी जिंदा रहती है। बस उसे पहचानने और सम्मान देने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये थी डॉक्टर रामगिरी की अद्भुत यात्रा, पाथरडी गांव के एक जिज्ञासु बच्चे से महाराष्ट्र के आयुर्वेद रत्न बनने तक का सफर। एक वन रक्षक जो राष्ट्रीय धरोहर बन गया। अपने जुनून, लगन और निस्वार्थ सेवा से उनका जीवन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली खजाना क्या है। शायद सोना चांदी नहीं,
बल्कि वो ज्ञान, वो समझ जो पीढ़ियों से चली आ रही है, अरे वाह, और उसे बांटने का जज्बा। बिल्कुल। और उनकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए, क्या? जिस पर हम सोच सकते हैं। हमारे अपने आसपास, हमारे अपने मोहल्ले में, गांव में, शहर में ऐसा कौन सा पारंपरिक या स्थानीय ज्ञान है, चाहे वो पौधों का हो, किसी पुराने हुनर का हो, लोक कथाओं का हो, संगीत का हो, जो धीरे धीरे भुलाया जा रहा है, लुप्त हो रहा है। हाँ, लुप्त हो रहा है। और क्या हम अपनी अपनी जगह पर उसे पहचानने, उसे सम्मान देने और उसे बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? इससे पहले कि वो हमेशा के लिए खो जाए। जी, इससे पहले कि वो हमेशा के लिए खो जाए।